चलिए, so good evening everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी थर्ड क्लास है इस चैप्टर की, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कर लिए हैं। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का जो बेसिक्स था वो हमने किया है, और उसके अलावा और क्या हमने पढ़ा था। इसमें दो तीन चीजें क्या क्या थी। एक तो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस, और उसके अलावा इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वहां पर वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा आता है जो यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। पुराने वाले में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, एक पीवी रेशो हम लोगों ने किया था, ठीक है। फिर आज हम लोग करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें मतलब इतना ज्यादा कुछ है नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट, आप सबको पता चल गया क्या है। सो ब्रेक इवन पॉइंट से आप कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, जितना भी ऊपर होंगे वो आपका होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। कि जो हमारी एस्टिमेटेड सेल्स है, या जो हमारी जो भी सेल्स है जो एक्चुअल में हम लोग कर रहे हैं, उसमें से अगर हम ब्रेक इवन वाली अगर हम हटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसको हम परसेंटेज से अगर हमें निकालना होता है तो हम एस्टिमेटेड सेल माइनस ब्रेक इवन डिवाइड बाय एस्टिमेटेड सेल इनटू 100 करके हम इसको परसेंटेज में निकाल देते हैं। कैसे, देखिए एग्जांपल से। तो पहले ये एक पॉइंट पढ़ लेते हैं इसमें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है गैप बिटवीन जो हमारी एस्टिमेटेड या बजटेड लेवल ऑफ ऑपरेशन से कि कितना हमारी सेल होगी वो, और जो हमारा ब्रेक इवन लेवल जो होता है, ब्रेक इवन पॉइंट आप इसको समझ सकते हैं। सो ब्रेक इवन पॉइंट और एस्टिमेटेड या बजटेड जो हमारी सेल होती है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और ये क्या होता है, ये एक तरह का कुशन होता है ना, कुशन अवेलेबल टू द बिजनेस फॉर सस्टेनिंग इट्स ऑपरेशन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। कि भाई हमें पता है ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जहां पर आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा। तो इसका मतलब उससे ऊपर की जितनी भी हमारी सेल है, वो सेल हमें क्या देगी, वही तो वो सेल होगी जो हमें बिजनेस में मार्केट में हमें सस्टेन कराएगी, या फिर हमें एक कुशन प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि अबव दिस पॉइंट हम लोग को प्रॉफिट अर्न होगा ना। तो इसीलिए ये क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में दो बातें ध्यान रखनी है। नंबर वन, इट इज अ गैप बिटवीन एस्टिमेटेड या टोटल सेल एंड ब्रेक इवन सेल। की जो हमारी ब्रेक इवन सेल होती है और जो हमारी टोटल सेल होती है, उन दोनों का जो गैप होता है उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये एक तरह का कुशन होता है जो कि किसी भी बिजनेस को सस्टेन करने में मदद करता है। दूसरी बात और तीसरी बात क्या है कि इसको हम परसेंटेज टर्म्स में इसको डिनोट करते एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, एस्टिमेटेड सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय एस्टिमेटेड सेल इनटू 100। फिर उसके बाद इसका एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। सो देखिए, एक कंपनी की एस्टिमेटेड सेल है 110, ठीक है। ये उनकी एस्टिमेटेड सेल है कि वो इतना सेल करेंगे। उनकी जो ब्रेक इवन है वो है 70 लाख के ऊपर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हुआ, सीधा सीधा तो वैसे तो हो गया, अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मेरा हो गया है 40, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं इसको परसेंटेज में बताऊं, इसकी इस टोटल मेरी बजटेड सेल की अगर मैं परसेंटेज में इसको बताऊं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस गैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड सेल इनटू 100। तो ये मेरा आ जाएगा 36.36%। इसका मतलब मेरे पास जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो कितना है, 36.36%, 36%, ठीक है। एक्सप्लेन कीजिए ना, मेरे को समझ नहीं आया। जी जी बिल्कुल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जी ठीक है, पूरा बता देती हूँ दोबारा से। सो देखिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब, जैसे आप लोग नाम से समझ रहे हैं, मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की एक वो मार्जिन या एक वो अमाउंट जो हमें क्या देगी, जो हमें सेफ्टी देगी। और अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं या हम किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए सेफ्टी क्या है, सेफ्टी मतलब वो प्रॉफिट कमाए, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब, सपोज मैंने मेरा जो मेरी जो एस्टिमेटेड सेल है कि मैं कितना मेरी सेल होगी, तो वो सपोज मैंने माना कि भाई मेरा 100 रुपए होगी टोटल सेल। और मेरा जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ना, ब्रेक इवन क्या होता है कि वो पॉइंट की जहां पर कि उतनी सेल करके कि हमें सिर्फ हमारी जो कॉस्ट है सिर्फ वही रिकवर हो रही है, हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है। तो सपोज मेरा जो ब्रेक इवन है, ब्रेक इवन है मेरा 60, ठीक है। तो ब्रेक इवन 60 होने का मतलब क्या है कि जब मैं 60 रुपए का सामान बेचूंगी, तो उस पॉइंट तक मुझे कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, मेरी बस कॉस्ट मुझे रिकवर होगी। समझ पा रहे हैं? तो ब्रेक इवन मेरा 60 हो गया, और टोटल जो मेरी सेल है वो है 100।
तो इसका मतलब कि 60 के ऊपर मैं जो भी बेचूंगी दैट विल बी माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि 60 के ऊपर मैं जो भी बेचूंगी उससे मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना। यही तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, दो एग्जांपल लेके, कि अगर इस ब्रेक इवन से नीचे जाएंगे तो लॉस होगा और इससे आगे बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अगर हम इस 60 से ऊपर जितना भी बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट अर्न होगा और दैट प्रॉफिट विल बी एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, क्योंकि वही हमें फिर मदद करेगा हमारे ऑपरेशंस में, हमारे बिजनेस में सस्टेन करने में। ठीक है, सो अब इसको अगर हम न्यूमेरिकली इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? ये क्या होता है कि जो भी गैप होता है बिटवीन एस्टिमेटेड सेल एंड ब्रेक इवन सेल, गैप कितना आ जाएगा? सपोज अगर मैं यहाँ पर भी लूँ तो 40 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय मेरा एस्टिमेटेड सेल कितना है एज पर दिस एग्जांपल 110 इनटू 100 परसेंटेज में ये मेरा आ गया 36.36%। ठीक है, और अगर मैं इस वाले एग्जांपल से लेके चलूंगी तो 40 डिवाइड बाय 100 इनटू 100, तो ये मेरा आ जाएगा 40। ठीक है, इसका मतलब कि मेरा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो 40%, मतलब 40% का मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो इसका मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा खत्म हो गया इस चैप्टर के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में वो है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये दोनों जो है ना मतलब एक मार्जिनल कॉस्टिंग होता है, ऐसी एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल कॉस्टिंग तो खैर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। सो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं। अगर अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं क्लियर हुआ ना तो अभी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगी, सो वो वहां पर हम लोग उसको न्यूमेरिकली उसको करेंगे तो शायद क्लियर हो जाए। ठीक है, नहीं भी होगा तो मैं दोबारा बता दूंगी। ठीक है, चलो। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखिए क्या होता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने क्या पढ़ा? मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ ओनली वेरिएबल कॉस्ट को ही हम प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि भाई आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, तो हम कह रहे हैं कि भाई जितनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उतनी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट को हम चार्ज नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट पे। ठीक है, ये कंसेप्ट है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, सो जो भी हमारा फिनिश गुड्स आएगा, जो भी फाइनल यूनिट्स आएंगी इन्वेंट्री की या हमारा जो भी मटेरियल है उसकी, उसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होगी? उसके अंदर क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सब ये चीजें इंक्लूड होगी। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट या फिक्स एक्सपेंसेस जो है वो उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे। सो ये पॉइंट हो गया मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक, तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करती है? फिक्स ओवरहेड कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करती है। ये दोनों ये पॉइंट मार्जिनल कॉस्टिंग के ही बारे में बता रहे हैं अभी। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट या फिक्स ओवरहेड जो होते हैं उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, उसको डायरेक्टली कहां पर लेकर जाते हैं? अब अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि ठीक है वी विल नॉट कंसीडर फिक्स कॉस्ट इन व्हाइल कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट, तो फिर हम उसको कहाँ लेकर जाते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं? तो आपका आंसर होगा, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन है तो आपका आंसर होगा फिक्स कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली कहां पर चली जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चली जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। तो जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि भाई आपको फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, मतलब जो फिक्स कॉस्ट है उसको भी आप अलोकेट कीजिए टू दी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट में। देखिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे समझाती हूँ। ये है मेरा मार्जिनल कॉस्ट। शायद एक एग्जाम्पल अभी नीचे मैं आपको ना दोनों को कंपैरेटिव फॉर्म में बताऊंगी। ठीक है, लेकिन होता क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग फिक्स ओवरहेड कॉस्ट को भी चार्ज करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर। मतलब वेरिएबल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ फिक्स को भी करेंगे। इसीलिए इसको हम लोग फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं और इसको फुल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं। व्हाट आर दी अदर नेम्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था? जैसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तो अदर नेम्स हो गए फुल कॉस्टिंग। बताइए क्या क्या नाम थे मार्जिनल कॉस्टिंग के? डायरेक्ट कॉस्टिंग, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्टिंग, कुछ ऐसे नाम थे ना। तो ऐसे ही हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का नाम है फुल कॉस्टिंग। ठीक है, इसका फुल कॉस्टिंग से मतलब क्या हो गया? इसका मतलब वो दोनों कॉस्ट को अलोकेट कर रहे हैं टू दी प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक, सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो किस लिए जरूरी होती है? जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग भी वो जनरली इंटरनल पर्पस के लिए होती है, प्लस कब के लिए होती है? एडवर्स सिचुएशन के लिए होती है। ठीक है, या कोई भी आपके डिफिकल्ट मार्केट कंडीशन अगर चल रही होती है तो उस सिचुएशन के लिए होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी फेज के लिए होती है। ये सब कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह से।
ठीक है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो एक तो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए होती है, इनकम टैक्स रिपोर्टिंग के लिए होती है, जबकि जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग है उसको वो सिर्फ मैनेजमेंट उसको इस्तेमाल करता है फॉर दी डिसीजन मेकिंग ओनली। ठीक है। और आउटसाइडर्स को, बाहर वाले लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग को जानने में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? अगर यहाँ पर कोई डाउट है इन पॉइंट्स में तो प्लीज पूछ लीजिए। इसको मैं अभी आपको न्यूमेरिकली इसको समझाती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी आएगी। तो इस इलस्ट्रेशन के बाद अगर नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा। तो देखिए, एक कंपनी है वो एलईडी बल्ब्स बनाती है, उनके जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो है 1.5 लाख रुपए, और उनके जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है मतलब मटेरियल और लेबर के जो एक्सपेंसेस है वो 40 रुपीज। ठीक है, 40 रुपीज पर बल्ब। और वेरिएबल ओवर, और इसके अलावा जो अदर हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो 60,000। टोटल बल्ब जो है वो हमने बनाए 15,000। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? चलो, क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए। वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो हमें दो टाइप से दिया हुआ है कि लेबर और मटेरियल का तो पर यूनिट दे दिया, ठीक है, और वैसे वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल इन टोटल रुपीज में दे दिया। ठीक है, टोटल हमने जो यूनिट्स बनाई वो बनाई 15,000 यूनिट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कॉस्ट में निकालूं तो ये मेरा 40 रुपीज पर यूनिट इंटू 15,000 आ जाएगा। तो कितना होगा ये, कितना होगा? 6 लाख। 6 6 लाख। लाख। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद और 60,000 ये वाले भी वेरिएबल के, तो हमारी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 6,60,000। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ये जो इन्होंने दिया था ना, ये पर बल्ब बोला था कि 40 रुपीज पर यूनिट है, टोटल यूनिट 15,000 है तो मैंने निकाल लिया 6 लाख। और ये जो वेरिएबल ओवरहेड ये ऑलरेडी मुझे रुपीज में दे दिया, तो इसको तो फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा, तो हमें यहाँ से ये सारी चीजें पता चल गई हैं। अच्छा, फिर अब हम लोग अगर बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग में हम कौन सी कॉस्ट को अलोकेट करेंगे हर एक बल्ब के लिए? ठीक, तो कौन सी कॉस्ट को करेंगे? सिर्फ वेरिएबल को करेंगे 6,60,000। ठीक है, और अगर वो मुझसे पर यूनिट पूछते तो मैं क्या करूंगी, 6,60,000 डिवाइड बाई 15,000, मेरी पर यूनिट आ जाएगी 40। ठीक है, तो 44 पर यूनिट इज माई कॉस्ट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। कि अगर मुझसे मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू कोई पूछता है कि भाई आपके एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, एक बल्ब की कीमत कितनी है, तो मैं बोलूंगी 44 रुपीज। वहीं अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई करती हूँ, ठीक है, अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाती हूँ तो ये वेरिएबल कॉस्ट तो उसमें जाएगा ही जाएगा 44 पर बल्ब जो यहाँ पर आया। उसके अलावा जो मेरी फिक्स कॉस्ट है 1.5 लाख रुपए, ये भी इसी के ऊपर अलोकेट होगी। तो ये अगर मैं पर यूनिट इसको निकालू तो ये हो जाएगी 1.5 लाख डिवाइड बाय 15,000, तो ये मेरी कितनी आ जाएगी, 10 रुपीज। ठीक है, सो एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग माई प्रोडक्शन कॉस्ट इज 44 रुपीज पर यूनिट पर बल्ब। ठीक है, और एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 44 तो ये है ही, प्लस ये भी 54 पर बल्ब। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग बताइए एक बल्ब की कीमत क्या होगी, तो वो होगी 54 रुपीज पर बल्ब। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग कोई पूछता है तो वो होगी 44 रुपीज पर बल्ब। ठीक, कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, शायद मैंने 10 मिनट बाद में ज्वाइन किया। सर ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना, ये चैप्टर ही मार्जिनल कॉस्ट का चल रहा है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे अभी तक ना। आज हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग स्टार्ट किया। फिर भी मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि हम लोग अपने एक यूनिट का हम लोग कॉस्ट निकालते हैं और उस कॉस्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करते हैं, फिक्स कॉस्ट को उसके ऊपर चार्ज नहीं करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के ऊपर वेरिएबल और फिक्स दोनों ही कॉस्ट को चार्ज किया जाता है। सो ये दोनों अलग अलग टेक्निक है जो कि मैनेजमेंट यूज करता है फॉर द प्राइसिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब उनको ऐसा लगता है ना कि अरे सिचुएशन बड़ी खराब चल रही है, तो अगर हमारा ये वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल वगैरह की भी अगर कॉस्ट निकल जा रही है ना, तो वो भी चलिए सफिशिएंट है, तो हम लोग उतना ही प्राइस उसका भी रख लेते हैं। पढ़ा था ना हम लोगों ने, मार्जिनल कॉस्टिंग एडवर्स सिचुएशन के लिए होती है, डिफिकल्ट मार्केट कंडीशंस के लिए होती है। तो हम लोग सोचते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग को इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि वो मिनिमम प्राइस पता चल जाए
कि जिस तक हम लोग अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं अंडर डिफिकल्ट मार्केट कंडीशन, ठीक है। ओके लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज लाइक फुल कॉस्टिंग, कि भाई बताइए टोटल आपका जो प्राइस है वो पर प्रोडक्ट पर यूनिट कितना होगा, तो वो हमने निकाला, तो वो हमारा 54 पर बल्ब आ गया। और अगर आपसे कोई पूछता है कि सिचुएशन बहुत खराब है और या फिर आपको स्टॉक क्लियरेंस करना है, तो आप मिनिमम इसको कितने रुपए बेचेंगे, तो आंसर विल बी 40। तो इसमें तो अलग अलग कर इसको करने का जरूरत ही नहीं था। इकट्ठा जो है, जो फिक्स कॉस्ट हो गया आपको 1.5 लाख, बिल्कुल सर, प्लस बिल्कुल जो वैसे है भी 15,000 गुने 40, 6 लाख और 60,000, तीनों को एक जगह पर जोड़कर 15,000 से भाग दे देना था हाँ 54। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर सकते थे, पर यहाँ पे अलग अलग करना था ना, वेरिएबल को अलग से भी दिखाना था पहले 44। तो अगर इन टोटल बाय चांस अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन आता है तो आप यही करेंगे सर जो आपने बताया ना। अगर मुझसे मार्जिनल ना जी पूछा होता, एब्जॉर्प्शन पूछा होता, तो मैं क्या करती, 1.5 लाख ये हो गया, 60,000 ये हो गया, और 40 इंटू 15,000, ये करने की जरूरत भी नहीं थी। ये तो 40 रुपीज है ही ना, इसको मैं एज इट इज रख के ना सिर्फ मैं ऐसे करती, 1.5 लाख प्लस 60,000 डिवाइड बाय ये जो भी इसका टोटल आएगा, और फिर इसको 15,000 से इसको पूरे को डिवाइड कर देना था। तो कितना आएगा जरा बताइए एक बार करके। 14 रुपए आ गया। 14 रुपीज आ गया ना, और 40 रुपीज ये है ही। ये वाला तो उन्होंने ऑलरेडी पर यूनिट दिया हुआ है, तो इसको तो जरूरत ही नहीं है फिर करने की ना। 40 रुपीज इज ऑलरेडी गिवन पर यूनिट की, भाई 40 रुपीज हमारा लेबर और मटेरियल का खर्चा है। अच्छा, तो बाकी का खर्चा कितना है अगर एब्जॉर्प्शन में पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर एब्जॉर्प्शन में पूछ रहे हैं तो 1.5 लाख ये हो गया, 60,000 ये हो गया, 2,10,000 डिवाइड बाई 15,000, तो आ गया 14 रुपीज। ये मेरा 54 आ गया एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर यूनिट। मैडम इसमें एक चीज तो रहेगी ना कि जो फिक्स कॉस्ट है वो फिक्स टाइमिंग के लिए होगी। जैसे 15,000 यूनिट पे हमारी इतनी कॉस्ट आ रही है, जी अगर यूनिट उसमें ज्यादा बढ़ा दी तो फिक्स कॉस्ट फिर उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। सर, ये जो चीज है ना, ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो हमें जितने भी कॉस्ट दिया हुआ था उसमें हमने पर यूनिट फिक्स कॉस्ट निकाल लिया। अदरवाइज जनरली जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको यूनिट से कोई रिलेशन होता नहीं है सर। जनरली जो फिक्स कॉस्ट होती है वो अमाउंट में ही होता है, बहुत रेयर ही ऐसा होता है कि उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़े। वो एक्चुअली ना, ये जो एग्जांपल है ये कोई प्रॉपर एग्जांपल नहीं है, इसको बनाया गया सो दैट कि आपको मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस समझ में आ जाए। अदरवाइज आप कहीं पर भी जब प्रैक्टिकल आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो वहां पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि यू हैव टू कन्वर्ट फिक्स कॉस्ट इनटू पर यूनिट। ठीक है सर, वो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस उसको ऐसे करना पड़ा, अदरवाइज फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट से कोई रिलेशन नहीं है। तो अब इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, वो आप कितनी भी यूनिट बनाइए वो आपको देना ही है। रेंट है, वो आप कितनी भी यूनिट्स आप फैक्ट्री के अंदर बनाइए आपको देना ही है, ठीक है। या इलेक्ट्रिसिटी, सपोज अब वहां पर ट्यूबलाइट्स जल रही हैं, तो अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो वो भी आपका उसका पर यूनिट से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलो, और कोई क्वेरी है किसी की? डिफरेंस क्लियर है अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? अगर सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया एग्जाम में तो आप बता पाएंगे? अगर पर यूनिट करके आपसे पूछ लिया कि बताइए, वो दोनों ही पूछ लेंगे। ये लोग क्या करते हैं ना, ऑप्शन इस तरह से दे देते हैं, ऐसे जैसे सपोज पूछा आपको, ये पूरा क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा कि ये ऐसे मार्जिनल कॉस्टिंग 44, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 54, एक ऑप्शन में ये डालेंगे, ठीक है, दूसरे ऑप्शन में डालेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग 54, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 44, बाकी में किसी में 40-50 कर देंगे, 50-40, इस तरह से करके आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर। सो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि हमारा जो स्टॉक वैल्यूएशन जो है, हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हमारे स्टॉक वैल्यूएशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इसको ना, और प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ता है, हमें ये पढ़ना है कि हमारी जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसका इम्पैक्ट या उसका इफेक्ट क्या होता है स्टॉक वैल्यूएशन पे और प्रॉफिट पे। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। पहले देखिए, अभी हमने क्या कहा, मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन सी कॉस्ट लेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कौन सी कॉस्ट लेंगे, वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये चीज अब हमें क्लियर है बिल्कुल। तो अब मार्जिनल कॉस्टिंग में जो हमारा फिनिश गुड्स की जो वैल्यू आ रही थी, भाई मेरी जो यूनिट की वैल्यू आ रही थी उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट था, ठीक है। अब
जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर मेरी जो फिनिश गुड्स की वैल्यू आएगी वो बढ़ के आएगी कि कम होके आएगी? सोच के बताइए। बढ़ के आएगी। बढ़ के आएगी। बढ़ के आएगी ना? बिल्कुल। ठीक है, तो वही चीज वो आपको समझा रहे हैं। अच्छा, अब मुझे आप ये बता दीजिए, ये तो भाई फिक्स कॉस्ट के बारे में बात, अब आप मुझे प्रॉफिट के बारे में बता दीजिए। प्रॉफिट में क्या होगा? चलिए प्रॉफिट का बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस वाले पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो स्टॉक वैल्यूएशन पे आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई ना? अब देखिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स ओवरहेड कॉस्ट जो है उसको भी अलोकेट करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर इन एडिशन टू द वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारी जो ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है विल बी मोर देन अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है? जो ये मैंने अभी इसको ये अंडरलाइन जो किया है कि हमारा जो फिनिश गुड की जो वैल्यू निकल कर आएगी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, दैट विल बी मोर देन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में मेरा फिनिश गुड्स की वैल्यू आएगी 44, ठीक है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कितनी आई? 54। तो वही बात वो आपको यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, सो इससे क्या होगा, इससे इसका रिजल्ट, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारा जो फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा हो जाएगा अंडर मार्जिनल, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ठीक, सो वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा, हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ हायर, हायर देन मार्जिनल कॉस्टिंग, कि जो मार्जिनल कॉस्टिंग में मेरा जो फिनिश गुड्स की वैल्यू आई होगी उससे ज्यादा हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आई। ठीक, ये वाली बात क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो क्योंकि फिनिश गुड्स का जो वैल्यू है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो हायर है, तो क्या होगा, जो हमारी जो इन्वेंट्रीज है वो अगर बड़ी होंगी ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो हमारा हायर प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो हमारा फिर प्रॉफिट भी तो ज्यादा आएगा। ठीक, अगर मैंने मेरी जो फिनिश गुड्स हैं, ठीक है, उनका वैल्यू ज्यादा है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग, और अगर अब मैं इन्वेंट्रीज को बढ़ाती हूँ, मतलब अपनी जो फिनिश गुड्स है अगर मैं उसको बढ़ाती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे हायर प्रॉफिट मिलेगा। हायर प्रॉफिट विल बी शोन अंडर दी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक, और अगर हम इन्वेंट्रीज को डिक्रीज करते हैं तो फिर प्रॉफिट कम होगा। ठीक, नहीं समझ में आया? इन्वेंट्री का मतलब, नहीं मैम, इन्वेंट्री का मतलब stock। वही हुआ ना जी जी, जो इन्वेंट्री लास्ट में मतलब जो ये साल के आखिरी में जो बचता है। वो तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो क्लोजिंग हो गई, लेकिन नॉर्मल इन्वेंट्री मतलब जो भी हमने पूरे ड्यूरिंग दी जो भी हमारा टाइम पीरियड है उसमें हमने जितना भी प्रोडक्शन किया है, दैट विल बी, वो हमारी क्या होगी, वो हमारी इन्वेंट्री होगी। तो वो इन्वेंट्री अगर बढ़ती है, जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सपोज मार्जिनल कॉस्ट में मेरी जो फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है 44, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में है मेरी 54। ठीक है, अब इसको मैंने क्या करा, अभी मैंने सपोज 10 यूनिट्स बनाई, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 440। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैंने 10 यूनिट्स बनाई तो कितना होगा 540। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा प्रॉफिट आएगा, यहाँ पर सपोज अब मेरा प्रॉफिट आया, इसको मैं कैसे निकालू प्रॉफिट को, आप ऐसे मान लीजिए कि जो सेल है ना, सेल है 500 रुपए, और उसमें से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो मैंने माइनस कर ली 440, और सीधा सीधा जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आया वो आ गया 60 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, यहाँ पर तो उल्टा लॉस आ जाएगा। तो आप इसको समझने के लिए इसको आप कर लीजिए 600, सो दैट की दोनों जगह पे आ जाए। मैम यूनिट्स बढ़ाने पड़ेंगे तब वो कॉस्ट प्रॉफिट हाँ बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो यूनिट्स हम बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि हमारा जो प्रॉफिट होगा इन दोनों की अलग अलग वैल्यू आने की वजह से हमारे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा फॉर श्योर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा होती है, और जब आप ज्यादा इन्वेंट्री को आप यहाँ पर इंक्लूड करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा आएगा। अगर आप इन्वेंट्री यहाँ पर बढ़ाते हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर आप इन्वेंट्री को कम करते हैं, अगर आप प्रॉफिट को कम इन्वेंट्री को कम करते हैं तो प्रॉफिट भी कम होगा, वो ये बात कह रहे हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमारी इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। ठीक, ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो डिफरेंस होता है, अगर सपोज प्रॉफिट में कोई भी डिफरेंस आया है
ड्यू टू कि हमारा ये जो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट का हमने वैल्यूएशन किया फिनिश गुड्स में, तो हम क्या करते हैं पूरा का पूरा जो हमारा स्टॉक होता है ना, व्हेन द एंटायर स्टॉक प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, अगर हमने पूरा का पूरा जो स्टॉक है वो बनाया और पूरा ही बिक गया, 100 यूनिट हमने प्रोड्यूस की और 100 की 100 ही बिक गई, कुछ भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा, तो हमारी फिनिश गुड्स ऑफ इन्वेंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, दोनों मेथड में, मतलब चाहे मैं देखिए, अगर सपोज वो ये कह रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट और ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, ठीक है, मेरा अगर सपोज मैंने 100 यूनिट बनाई, 100 यूनिट का मैंने प्रोडक्शन किया और 100 यूनिट ही मैंने सेल कर दी, तो कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा। तो जब कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा तो फिर इनके वैल्यूएशन में कोई भी डिफरेंस, मतलब इन दोनों का जो वैल्यूएशन फिर जो आएगा वो सेम आएगा। क्यों? दोनों का ही क्लोजिंग स्टॉक 0 हो गया, तो उसका कोई इम्पैक्ट हमें देखने को एज सच नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हायर होगा। ये जो अगर सपोज क्लोजिंग स्टॉक होता है, इफ अगर वो नहीं है, सपोज क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो क्या होगा, दोनों मेथड में हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, फिर चाहे आप मार्जिनल कॉस्टिंग से आप आंसर निकालिए, चाहे एब्जॉर्प्शन से निकालिए, सेम आएगा अगर क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं बचा है तो। लेकिन व्हाट इफ की अगर क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वहां पर आपका जो इन्वेंट्री जो होगी वो आपकी क्या आएगी, वो आपकी कम आएगी, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपकी क्या आएगी, हायर आएगी। ठीक है, अगर ये बात समझ आई है तो ठीक है, नहीं आई तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं आई। नहीं आई, हम ठीक है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। जी जी जी, ठीक है, तो मैं इसको अभी दोबारा बताती हूँ। ठीक है, इन पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं बताती हूँ इसमें। ठीक है, सो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं, इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने पूरा स्टॉक बेच दिया, मतलब जितना बनाया उतना ही बिक गया, इसका मतलब कुछ भी फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री नहीं बचा, मतलब कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा, तो दोनों मेथड जो है, दोनों मेथड का जो प्रॉफिट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं बचा है तो दोनों मेथड का जो प्रॉफिट आएगा वो सेम आएगा। लेकिन अगर हमारा सेल और प्रोडक्शन सेम नहीं है, मतलब जितना बनाया उतना नहीं बिका, तो उस केस में हमारा डिफरेंस, प्रॉफिट के अंदर डिफरेंस आएगा दोनों मेथड में अलग अलग। मतलब सपोज अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में मेरा 10 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है तो एब्जॉर्प्शन में मेरा अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। और अगर फर्स्ट वाला पॉइंट में देखूं तो दोनों में मेरा 10 है। अगर जितना बनाया उतना बिक गया तो दोनों का जो प्रॉफिट है, दोनों मेथड से जो प्रॉफिट है वो सेम आएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि जितना बनाया उतना बिक गया, तो दोनों का जो प्रॉफिट है वो अलग अलग आएगा। क्यों आएगा अलग अलग? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ फिनिश गुड्स। ये जो फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में हायर हो रहा है और मार्जिनल में कम रेट पे हो रहा है, तो इसलिए दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। मैम फिनिश गुड्स क्या होता है? फिनिश गुड्स जी, फिनिश गुड्स होते हैं सर, जैसे सपोज सर मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पर मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल मैंने लगाया, इस रॉ मटेरियल पे मेरा जो मजदूर है, जो लेबर है, वो लेबर लगी, फिर इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन करके जो यूनिट्स बनाई है, ठीक है, प्रोडक्शन करके जो यूनिट्स बनाई है, जो कंप्लीटेड यूनिट्स है, उसको फिनिश गुड्स बोलते हैं। ठीक है, और Okay. ये फिनिश गुड्स जो होता है, अब ये फिनिश गुड्स को फिर हम क्या करते हैं, इसको मार्केट में सेल करते हैं। लेकिन अब सपोज मैंने प्रोडक्शन तो किया 1000 यूनिट का, पर जरूरी नहीं कि जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही मैंने सेल कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने सेल किया 900 यूनिट्स, तो मेरी जो 100 यूनिट जो बच जाएंगी उसको मैं बोलूंगी अपना क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। आप लोगों ने बैलेंस शीट में देखा भी होगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक वो इन्वेंट्री होती है या वो फिनिश गुड्स होता है जो कि बना तो इस ड्यूरिंग पीरियड, इस एक टाइम पीरियड में बना, लेकिन वो बिका नहीं है, और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए ओपनिंग स्टॉक का काम करता है। इस साल के लिए तो क्लोजिंग है ये, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। यस मैम। ठीक है, चलिए मैम जी बोलिए सर। इसमें जो प्रॉफिट का शेयर रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा कि जो 900 यूनिट्स हमने सेल किए हैं, तो फिक्स जी। कॉस्ट जो है हम इस 900 यूनिट पे डिवाइड करेंगे। जो फिनिश गुड्स है, नहीं सर, वो प्रोड्यूस फिनिश इससे करेंगे सर, वो 1000 से करेंगे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं कि हमारा पैसा कितना लगा है यूनिट्स को बनाने में। जो हमारे वैसे वाले एक्सपेंसेस होते हैं ना सर, जैसे सेल्स प्रमोशन या सेल्समैन का कमीशन वगैरह, वो हम जितनी यूनिट सोल्ड होती है वो उतने पे चार्ज करते हैं। लेकिन जो अब मेरे को कॉस्ट है लग ना, रहा है ये जी न्यूमेरिकल से ही समझ में आएगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग है अभी भी। हाँ, अगर को जी बिल्कुल प्राइस बिल्कुल, सेम मैं है अभी तो स्टॉक बचे या सेल हो जाए, वो काउंटिंग टोटल तो उतना ही आएगा ना फिर उसका।
नहीं सर, फिर देखिए मैं इसको अभी अभी ना आप इस चीज को होल्ड कीजिए, ये वाला जो डाउट है ना अपना, इस डाउट को होल्ड कीजिए, इसको मैं अभी जब न्यूमेरिकल लूंगी ना, अभी मतलब अभी की क्लास में जी जी ये बस जी एक टॉपिक और बचा, इसको मैं कंप्लीट करा लूं फिर मैं करती हूँ उसको, ठीक है सर। तो ये डाउट जो है ठीक है इसको मैं ठीक आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक। चलिए जी सो ठीक है। फटाफट से डिफरेंस देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर फिक्स ओवरहेड को हम नहीं लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लेते हैं, ठीक। लेते हैं का मतलब उसको हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, राइट। यहाँ पर हम सीवीपी एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक। यहाँ पर जो कॉस्ट है उसको फिक्स और वेरिएबल के अंदर सेग्रीगेट किया जाता है, पर यहाँ पर जरूरत ही नहीं है सेग्रीगेट करने की, क्यों? क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट लेनी है, ठीक है। अगर ऑलरेडी सेग्रीगेटेड है तो कंबाइन करके ले लेंगे, लेकिन अगर सेग्रीगेटेड नहीं है तो भी हमें जरूरत नहीं है उसको सेग्रीगेट करने की, ठीक है। लास्ट पॉइंट वही वाला पॉइंट आगे फिर से, कि जो हमारा फिनिश गुड्स होता है, फिनिश गुड्स की जो वैल्यू होती है वो हमारी कम होती है किसमें? मार्जिनल कॉस्टिंग में, और यहाँ पर हमारी हायर होती है। उसका रीजन क्या है? यहाँ पर हमने जब वैल्यू निकाली थी तो 44 आया था पर यूनिट, यहाँ पर 54 आया था। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज की थी और इसके अंदर हमने वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट दोनों चार्ज किया है। तो इसलिए इसके जो फिनिश गुड्स की जो वैल्यू आती है, फिनिश गुड्स का मतलब वो सामान जो बन के तैयार हो चुका है, बिकने के लिए जो रेडी है, तो उसकी एक यूनिट की जो वैल्यू है वो एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग 44 आ रही है, एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 54 आ रही है। तो यहाँ पर फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है वो हायर है और यहाँ पर कम है। कम किससे? एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन। सो आई होप ये वाले पॉइंट्स तो क्लियर होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जो डाउट है आप लोगों का इन वाले पॉइंट्स में, ये कि अगर सारा सामान अगर आपका बिक गया तो प्रॉफिट, दोनों मेथड के प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और अगर नहीं बिका तो प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा। इसको मैं आपको एक न्यूमेरिकल के हेल्प से मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके अलावा और कोई डाउट है? इस डाउट के अलावा और कोई डाउट? ठीक है, तो चलिए ये जो चैप्टर है ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग पहले इसके वो जो 5 क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे, और इसके कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगी भी प्रैक्टिस करने के लिए ना, ठीक है। पहले 1-2 मैं खुद कराऊंगी फिर आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी, ठीक है। चलिए सो अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से जो बुक वाले 5 क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। चलिए सो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी सेम एज मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें से कौन सा है जो मार्जिनल कॉस्टिंग की तरह नहीं होता? बी। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, हाँ। बाकी सब क्या है? ये सब अदर नेम है हमारे मार्जिनल कॉस्टिंग के। पीवी रेशियो क्या होता है? किन किन 2 चीजों का रिलेशन था पीवी रेशियो? प्राइस टू वॉल्यूम। प्राइस टू वॉल्यूम, प्रॉफिट टू वॉल्यूम। देखिए प्राइस टू वॉल्यूम और प्राइस टू कॉस्ट ये दोनों तो नहीं है, ठीक है। इन दोनों में अब अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल होता है इनटू 100, और अगर प्रॉफिट टू वॉल्यूम है। हाँ, और अगर हम इससे जाएं तो हमारा बनता है प्रॉफिट, क्योंकि इस फॉर्मूले का फुल फॉर्म ही ये प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आंसर सी होना चाहिए। क्या है इसका आंसर? ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है वो आपको कंट्रीब्यूशन टू सेल प्राइस के अकॉर्डिंग, मतलब फॉर्मूला बेस्ड पे, ठीक है। सो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? कंट्रीब्यूशन टू सेल प्राइस, ठीक। क्योंकि जो रिलेशन है ना, जो रिलेशन है इसका फुल फॉर्म जरूर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, लेकिन मतलब अगर हम इसका रिलेशन देखें, जो मैंने आपको उसमें थ्योरी में भी जो करवाया था वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए, इट रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड सेल प्राइस, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में आपको ये 4 स्टेटमेंट दिए और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। सो नंबर 1, जो बैंक है, बैंक प्रेफर करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना जिनका लो ब्रेक इवन पॉइंट है। करेक्ट।
ठीक है। अगर फिक्स कॉस्ट मेरी बढ़ती है तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो बढ़ेगा कि क्या होगा? बढ़ेगा मैम। बढ़ेगा ना, क्योंकि जितनी ज्यादा मेरी फिक्स कॉस्ट होगी उतना डिले होगा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि उतना ही फिर जीरो आने में देरी लगेगी, मतलब और ज्यादा यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी तब जाके हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात भी ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंस होता है हमारा सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का, ये भी ठीक है। ये भी सही है। A unit operating below break-even level always means that it is incurring cash loss. ये डी सही है। डी वाले में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, और उसके अलावा इसमें कोई सेल प्राइस, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑफर यूनिट ये भी सही लग रहा है। बी में थोड़ा सा डाउट है मुझे, और वो बाकी तो सही ही लग रहे हैं। थर्ड का एक बार आंसर देख लेते हैं। थर्ड का आंसर डी ही है, ठीक, क्योंकि देखिए बाकी में तो हम लोग श्योर हैं, बाकी में तो श्योर है कि सब सही है, लेकिन यहाँ पर जो वो कह रहे हैं ना कि अगर सपोज कोई भी यूनिट है वो अगर ब्रेक इवन लेवल से कम पे अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या जरूरी है कि उनको हमेशा कैश लॉस जो इन्होंने दे दिया ना, लॉस तो ठीक है, लेकिन ये जो इन्होंने यहाँ पर फिक्स कर दिया कि कैश लॉस ही हमें होगा, तो वो जो चीज है ये थोड़ी सी अनसर्टेन है, तो इसलिए ये वाला आपका क्या होगा, नॉट करेक्ट होगा। ठीक है मैम, लेकिन कल जो आप एग्जांपल बताई थी हम लोग को, उसमें तो आप बताई थी यूनिट कम होता है लॉस हो जाएगा। लॉस होगा, लॉस बोला था मैम, लेकिन ये कैश लॉस की जो बात कर रहे हैं ना, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा किया हो कि हमने उधार सामान बेचा हुआ हो। अब जैसे सपोज मेरा जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल मैंने क्रेडिट पे लिया हुआ है, तो अगर सपोज मुझे ठीक है लॉस होगा नो डाउट, लेकिन कैश लॉस होगा ये तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो ये जो इन्होंने यहाँ पर कैश बोल के जो इसको फिक्स कर दिया ना, वो गलत है। ठीक है मैम, डेप्रिसिएशन भी लॉस हो सकता है। हाँ, और जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमारा कैश लॉस नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला हमारा डी हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो किन चीजों को कंसीडर करता है? फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड ब्रेक इवन, एस्टिमेटेड एंड ब्रेक इवन, या नन ऑफ द अबव? ऑब्वियसली आप लोगों को इसका आंसर पता है, फटाफट से बता दीजिए, आज ही पढ़ा था ये तो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कौन सी दो चीजों को लेते हैं, क्या फॉर्मूला था? एस्टिमेटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइड बाय एस्टिमेटेड सेल इंटू 100, यही तो फॉर्मूला था, यस मैम, सी। है ना? तो आंसर हो जाएगा सी। सी। ठीक है ना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है कि ब्रेक इवन लेवल से ऊपर हम जितना भी काम कर रहे हैं वो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो किसके बीच में डिफरेंस होता है कि एक्चुअल में जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो, और दूसरा जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, उन दोनों के बीच का जो इन दोनों को मतलब कंसीडर करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक, नेक्स्ट ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है? क्या हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ फिक्स को लेते हैं? ऐसा भी नहीं है। ओनली वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आर टेकन? ऐसा भी नहीं है। बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड प्रोपोर्शनेट फिक्स कॉस्ट आर टेकन एज दी कॉस्ट ऑफ द काम। तो आंसर इसका होना चाहिए डी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल को भी नहीं लेते हैं, सिर्फ फिक्स को भी नहीं लेते, और वेरिएबल ओवरहेड को भी नहीं लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट में आपको डिफरेंस क्लियर है? बता देते हैं। देखिए, वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी जो हमारी रॉ मटेरियल और लेबर की कॉस्ट होती है। अगर आपको भी याद होगा जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल कराया था ना, तो वहां पर आपको 40 रुपीज पर बल्ब जो दिया हुआ था वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी, जो रॉ मटेरियल और लेबर की थी, और उसके अलावा 60,000 रुपीज और दिया हुआ था। तो दैट 60,000 जो था वो था मेरा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, तो आंसर डी है इसका। क्लियर है ये चीज? इन वाले क्वेश्चंस में तो कोई डाउट नहीं है ना? चलो, तो ये भी हमारे हो गए हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो अभी हम जाएंगे इधर। अब देखिए, एक मैं आपको ना एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसको आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। अभी क्लास में मैं भी कराऊंगी उसको, बट पहले आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है? और फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी।
और डोंट वरी, वो जो डाउट है ना वो मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को। देखिए मेरा जो सेलिंग प्राइस जो है पर यूनिट वो है 40 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है मेरा 24 रुपीज। ठीक है, और जो फिक्स कॉस्ट है मेरी वो है 16,000। ठीक, और आप मुझे दो चीजें कैलकुलेट करके बताइए, कोशिश कीजिए। एक तो पीवी रेशो मुझे बताइए और एक आप मुझे बताइए ब्रेक इवन। ट्राई कीजिए, अगर मतलब होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगी। पहले पीवी रेशो निकालिए। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, ये तो फॉर्मूला होता है। अब ये हमें अमाउंट में ना देके उन्होंने, अमाउंट में तो हमें ऑब्वियसली पता ही नहीं है क्योंकि यूनिट्स भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे फिर पर यूनिट के हिसाब से कर लेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय सेल इंटू 100, कितना आएगा? ऊपर 16 आ जाएगा ना, 16 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, कितना परसेंट आ रहा है? 40% मेरा क्या आ गया? पीवी रेशो। यहाँ इसमें कोई डाउट किसी को? कैसे आया, क्यों आया? ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, अब देखिए, अब ब्रेक इवन पॉइंट का पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवाती हूँ। अच्छा, या आप इसको ऐसे देखिए कि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो हमारा होता है कि मेरा जो इधर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और इधर मेरा आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन का इन्होंने ना इसको वो थोड़ा सा जो हमारा इक्वेशन बना के सॉल्व किया है, तो मैं ना आपको यहाँ पे बता देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके क्या आता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। ये मेरा पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो गया ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। ठीक है, और मुझे पता है कि ये जो मेरा कंट्रीब्यूशन है ये अगर फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा तो वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। क्यों होगा ऐसा? मैंने अभी आपको कल भी बताया था। देखिए सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके जो भी मेरा आएगा वो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा। और ये कंट्रीब्यूशन और मेरा जो फिक्स कॉस्ट है ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो मेरा यहाँ पर आंसर 0 आएगा। ये बात आप लोगों को क्लियर है? कल भी हमने डिस्कस किया था। एट ब्रेक इवन पॉइंट पे मेरा कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट जो वो मेरा क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो इसमें देखिए इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारा आया है वो पूरा जो पीवी रेशियो है 200 करके, ये मेरा आ गया 40% और फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरी? 16,000। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ से मुझे मिल जाएगी मेरी जो यूनिट्स है ना, यहाँ से हमें यूनिट्स पता चल जाएंगी। तो 16,000 का 40% करेंगे, मतलब रिवर्स में जाके करेंगे तो कितना आएगा? 40,000। इसका ना मुझे ना आपको फॉर्मूला लिखवाना पड़ेगा क्योंकि तभी आप लोग खुद से ट्राई कर पाएंगे। ठीक है, इसको ना अभी आपको पीवी रेशियो तक तो क्लियर है ना? पीवी रेशियो हम लोगों ने कैसे निकाला, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को ना अभी क्लास के बाद या देखती हूँ नाइट तक मैं आपको इसके फॉर्मूलाज भेजती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला विद क्वेश्चन। और फिर कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम उन क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करेंगे और अगर उसके अलावा कोई आपकी क्वेरी होगी तो फिर उसको भी हम लोग ले लेंगे। ठीक है।
क्योंकि बिना फॉर्मूले के थोड़ा सा आप लोगों को मतलब उसमें प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वैसे तो देखिए फॉर्मूला जो है वो हमारा ये होता है सेल इनटू पीवी रेशियो करके होता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे वाले फॉर्मूले करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले ऐसे होने चाहिए जो आपको याद भी रहे, क्योंकि ये तो इन्होंने इक्वेशन बेस करके और वो पूरा दूसरे तरीके से निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे विद फॉर्मूलाज एंड क्वेश्चंस। ठीक, तो अभी हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं आज, बाकी हम लोग इसका जो भी पार्ट है वो हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट मतलब कल डिस्कस करेंगे। ठीक है मैम ब्रेक इवन पॉइंट